नमस्ते भाई लोग। भाई रैंकर ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है भाई। तो भाई सारा भाइयों ने राम राम सत श्री अकाल। देखो भाई हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो हमने इसकी भाई 5-6 क्लासें हो गई है। तो हम पढ़ रहे थे भाई, पहली क्लास थी हमारी जिसमें हमने पढ़ा था सामान्य परिचय। तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी से दरख्वास्त रहेगी भाई राजस्थान का सामान्य परिचय देख लिया जाए। और इसके बाद में हम दूसरा टॉपिक हमारा चल रहा था राजस्थान के इतिहास को जानने के कौन से स्रोत हैं, जिसमें हमने राजस्थान के प्रमुख शिलालेख देख लिए। प्रमुख क्या मतलब, हमने सभी शिलालेख देख लिए, फारसी भाषा के सारे शिलालेख देख लिए हमने, और प्रमुख ताम्र पत्र भी हमने देख लिए। आज हमारा टॉपिक रहेगा भाई विभिन्न रियासतों के सिक्के और मुद्राएं। ठीक भाई, तो हम पढ़ने वाले हैं। देखो हम बात करते हैं सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं, और जिसको हम मुद्रा शास्त्र भी कह सकते हैं। ठीक भाई, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई, न्यूमिस्मेटिक्स मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। तो भाई सभी से दरख्वास्त रहेगी भाई, आगे बढ़ने से पहले भाई क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए, और जो मेरे नए साथी हैं भाई चैनल से जुड़ जाए भाई। ठीक भाई, कृपया करके। और जो सभी सभी से ये भी रिक्वेस्ट रहेगी भाई, एक बार जाके रैंकर जो ऑनलाइन क्लासेस है इस पे जाके आपको सभी प्लेलिस्टों को चेक कर लेना चाहिए। ठीक भाई, क्योंकि मैंने आपको वहां पे सोर्स उपलब्ध करवा रखे हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जो आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक भाई, जब किसी का एग्जाम देने जाओगे ना तो उसके एक दिन पहले पढ़ लेना, आपका काम बन जाएगा। ठीक भाई, हाँ। तो भाई हम आगे बढ़ते हैं, चले क्या आगे। देखो भाई, तो आपने क्लास को लाइक और शेयर कर दिया है, उम्मीद है भाई। मैं आपको बोलता हूँ क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए तो आपकी कुछ लगती है कि भाई, हाँ। देखो जिनके घर वालों की लगती है तो भाई मेरी भी लगेगी। ठीक भाई, हाँ। देखो बात करते हैं हम। देखो हम पढ़ रहे हैं आहड़ के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राएं। कौन से क्षेत्र से भाई, आहड़ क्षेत्र से उत्खनन प्राप्त सिक्के और मुद्राएं, इसके बारे में पढ़े हैं, मुहरे के बारे में पढ़े हम। तो भाई आहड़ से उत्खनन 6 तांबे के तो सिक्के निकलते हैं, और इंडो ग्रीक, ठीक भाई, इंडो ग्रीक की क्या निकलती है आपको, मुद्राएं निकलती है यहाँ पे। देखो आहड़ क्षेत्र से 6 तो तांबे के सिक्के निकलते हैं, और एक इंडो ग्रीक मुद्राएं निकलती हैं, और कुछ मुहरे, सील मुहरे भी मिलती हैं। जो ईसा पूर्व की बात करें हम, बीसी सेंचुरी की बात करें हैं, 3री शताब्दी से 2री शताब्दी ईसा पूर्व। तो आपको पता है ईसा पूर्व पीछे की ओर चलता है। ठीक भाई, तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक के समय काल को ये आहड़ के जो क्षेत्र की जो सिक्के और मुहरे हैं ये बताती है। ठीक भाई, पहले बात तो ये हुई। तांबे के सिक्के का अंकलन स्पष्ट नहीं पढ़ा जा सकता है क्योंकि ये बहुत पुरानी है। ठीक भाई, ईसा पूर्व की, लेकिन एक सिक्के पर, लेकिन हम देख सकते हैं एक सिक्के पर त्रिशूल का अंकलन दिखाई देता है, अंकन दिखाई देता है। ठीक भाई, त्रिशूल का अंकन दिखाई देता है। और एक इंडो ग्रीक जो मुद्रा है पर एक एक तरफ इंडो ग्रीक मुद्रा के एक तरफ दोनों हाथों में तीर लिए हुए। ठीक भाई, इसकी एक तरफ, एक साइड की बात कर रहे हैं, इंडो ग्रीक मुद्रा के एक तरफ दोनों हाथों में तीर लिए हुए यूनानी देवता, देखो यूनानी देवता कौन सा है, अपोलो की, अपोलो की तस्वीर दिखाई गई है। ठीक भाई, यूनानी देवता है, अपोलो को दिखाया गया है। और वह दूसरी तरफ देखो जो इंडो ग्रीक जो मुद्रा है, तो आपको ये ध्यान रखना है, एक तरफ तो केवल यूनानी देवता है, अपोलो की तस्वीर दिखाई गई है, लेकिन भाई दूसरी तरफ इसमें महाराज, ठीक भाई, महाराजन तरतर्स, ठीक भाई, महाराजन तरतर्स का चित्र अंकित है, जो आहड़ से यूनानी शासकों के संबंध का प्रतीक है। देखो आड़ से, आड़ का जो क्षेत्र है यूनानी शासकों का, देखो क्योंकि एक तरफ तो क्या है यूनानी देवता है, ठीक भाई, अपोला की तस्वीर दिखाई गई है, दूसरी तरफ है आहड़ के महाराजन तत्रस की तस्वीर दिखाई गई है। ठीक भाई, तो इससे पता चलता है स्पष्ट कि आहड़ से यूनानियों का संबंध, अच्छे संबंध थे। ठीक भाई, बात करें हम इंडो, ठीक भाई, सैसेनियम, इंडो सैसेनियम सिक्के के बारे में बात करें तो ये राजस्थान की सीमा में ये 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी, देखो ये शताब्दी आ गई यहाँ पे, 5वीं शताब्दी से
बाहरी शताब्दी के कुछ सिक्के का प्रचलन था। ठीक भाई। तो हम बात करें जिन पर ईरान के, जो ईरान के, यह ध्यान रखना है, ईरान के ससेनियम वंशी नरेशों के सिक्कों का प्रभाव इसके अंदर देता है, दिखाई पड़ता है। जो ईरान के शासक हैं तो उनका प्रभाव कहीं ना कहीं इंडो ससेरियम, ठीक भाई, सिक्के पर प्रभाव दिखाई पड़ता है ईरान के शासकों का। इतनी बात दे रखी है इसमें भाई। मुद्रा शास्त्र में इन सिक्कों को इंडो सैसेनियम सिक्कों के नाम से जाना जाता है। इन सिक्कों का एक बहुत बड़ा खजाना कहाँ पे मिला था, जहाँ पे 94,000 सिक्के मिले थे। कहाँ पे मिला था भाई? सिरोही के अंदर, सिरोही के अंदर कासिंदरा गांव में। ठीक है, सिरोही के अंदर कासिंदरा गांव में यहाँ पे एक खजाना मिला था। ठीक भाई, क्योंकि आपको पता है ईरानी तुर्की आक्रमण होते हैं ना भाई मेवाड़ के ऊपर। तो यहाँ पे सिरोही में कासिंदरा गांव के पास, कासिंदरा गांव में यहाँ पे बहुत बड़ा खजाना प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त यहाँ जालोर आहोर, जालोर का आहोर है, ठीक भाई, और कतिजेसर, पुंजपुर, ठीक भाई, पोचलासा डूंगरपुर है, बीकानेर का पल्लू है, ठीक भाई, चित्तौड़ का कांकरावा है, आदि स्थानों से ये प्राप्त हुए। लगभग आप ऐसे कह सकते हो जो मेवाड़ का क्षेत्र है वहां से ये सिक्के प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो हम ऐसे भी मान सकते हैं भाई ईरान, ईरान का कहीं ना कहीं मेवाड़ के क्षेत्रों पर भी प्रभाव दिखाई पड़ता है, तभी तो भाई यहाँ पे सिक्के मिलते हैं। ठीक भाई, हाँ, तो भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। बात करते हैं रेड के उत्खनन से प्राप्त सिक्के जो इंपोर्टेंट है भाई, और मोहर है। टोंक जिले के, देखो रेड कहाँ पे है, टोंक जिले के रेड से 307 चांदी के पंचमार्क सिक्के, कौन से? पंचमार्क सिक्के मिले थे। और इस सिक्के का समय अवधि याद रखना भाई, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 2य शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, ईसा 20वीं सेंचुरी की बात कर रहा है। ठीक है भाई, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 2य शताब्दी ईसा पूर्व का आकलन किया गया है। ठीक है, और इसमें आपको ये ध्यान रखना है धरण या पण कहा गया है इन्हें भाई। इन सिक्कों को धरण या पण कहा जाता है। इनका वजन लगभग एक समान बात करें तो ये 57 ग्रेन मतलब 32 रत्ती के बराबर इनका वजन है। रेड से चांदी के पंचमार्क, कौन से है भाई? चांदी के पंचमार्क सिक्कों के अलावा यहाँ पे तांबे के सिक्के भी मिलते हैं। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, जो टोंक का रेड है वहां से चांदी के और तांबे के सिक्के भी मिलते हैं। लेकिन ये चांदी के सिक्के हैं ये पंचमार्क के मिलते हैं, और इनको आपको ये भी ध्यान रखना है, इनको धरण या पण कहा जाता है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व के समय का आकलन इसके ऊपर दर्शाया गया है। इसके अलावा जो ये कहाँ पे है, जो मालव, मित्र, सेनापति, ठीक भाई, इंडो सेसिनियन आदि वर्ग के हैं, इन सिक्कों को हम गण मुद्राएं भी कहते हैं। कौन सी मुद्राएं कहते हैं भाई? गण मुद्राएं। जो रेड में जो प्राप्त हुई है, ठीक है, टोंक के रेड में जो प्राप्त मुद्रा है उसको हम गण मुद्राएं भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। और यूनानी शासक है, ठीक भाई, ठीक भाई, डोटस का सिक्का भी यहाँ पे मिलता है। यूनानी शासक अपोलोडोटस का सिक्का भी यहाँ पे मिलता है। ठीक भाई, ये हुई आपके सामने टेक का, जो टोंक जिला है उसका रेड क्षेत्र के सिक्कों की बात हुई है। अब बात करते हैं आहत के सिक्के, आहत सिक्के जिसको हम पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। देखो बात करें इन्हें ठप्पा मारकर, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ठप्पा मारकर बनाए जाने वाले सिक्के कौन से हैं भाई? आहड़ या पंचमार्क सिक्के। ये ठप्पा मारकर, ठीक है, सील मारकर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत कहते हैं। देखो आप, जाहिर सी बात है भाई, आप ठक्का मारोगे ऐसे ऐसे तो आपके मुंह से आ निकलेगी, आ की आवाज आएगी। ठीक है भाई, देख लेना कहाँ कहाँ आ की आवाज आती है। ठीक भाई, मेरे को पता है आप कहाँ पे पूछोगे तो भाई जो जहाँ पे ठप्पा मारकर, जब ठप्पा मारते हो तो आ की आवाज निकलती है। ठीक भाई, किसी दोस्त के मार लेना। ठीक भाई, हाँ भाई, जीएफ के मत मारना भाई, वहां से तो भाई साहब तरह तरह की आवाज आएगी भाई। आहत, आहत की आवाज, जो इसलिए इनको आहत नाम दिया गया है। ये नाम इन्हें जेम्स, ठीक भाई, प्रिंसेप ने यहाँ पे 1835 में दिया था। ठीक भाई, ये भी ध्यान रखना है, जेम्स प्रिंसेप ने यहाँ पे 1835 में आहत नाम दिया था। बात करते हैं पंचमार्क सिक्के अमूल्य निख्यात, ठीक भाई,
निदिया, बेरठ, और ये कहाँ पे है? बेराट में है, इस्माइलपुर में है, सांबर में है, रेड है, नगर है, टोंका नगर है, नगरी है चित्तौड़गढ़ की, और भरतपुर का नौ है, आदि स्थानों से ये अपर्याप्त मात्रा में मिले हैं। ठीक भाई। बेराट, देखो ये ध्यान रखना है, बेराट में एक कपड़े में बंदी, बेराट में एक कपड़े में बंदी 8 आहत मुद्राएं मिली थी। ठीक भाई, बेराट से 8 मुद्राएं मिलती हैं, आहत मुद्राएं। ठीक भाई। और सांबर से, देखो सांबर से 6, सांबर से 6 पंचमार के सिक्के भी मिलते हैं। और लेकिन रेड से, रेड टोंक से यहाँ पे 3700, ठीक भाई, 3075 यहाँ पे चांदी के पंचमार्क मुद्राएं भी मिलती हैं, जो रंगमहल की आहत मुद्राएं भी मिली थी। ठीक भाई। तो हम बात करते हैं, तो यहाँ से रंगमल है, यहाँ से आहत मुद्रा भी मिलती है। तो हमने बात की है आहत मुद्राएं कहाँ से मिली थी हमें। बेरठ के एक कपड़े में बंदी 8 आहत मुद्राएं मिली है, सांबर से 6 पंचमार्क सिक्की मुद्राएं मिली है, सिक्के मिले हैं, रेड टोंक से 3075 आपके चांदी के पंचमार्क मुद्राएं, और रंगमल से आहत मुद्राएं भी मिली है। ठीक भाई। बात करें बौद्ध और जैन साहित्य में इन सिक्कों को लहापान और संस्कृत साहित्य में, देखो इसमें ये ध्यान रखना है, बौद्ध और जैन, देखो ये ध्यान रखोगे भाई, बौद्ध और जैन साहित्य में इन सिक्कों को क्या कहा गया है भाई? लहापान। और लेकिन ये संस्कृत साहित्य में इसको हम सतमान, ठीक भाई, और कारसापान, पुराण, धरण, पण आदि नामों से उल्लेखित किया गया है। तो ये भाई उपनाम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक भाई। हाँ, तो ये आहत के सिक्के हैं, तो इनकी बात की थी हमने भाई, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, आगे बढ़ते हम, मालव गण के सिक्के। कौन से सिक्के भाई? मालव गण के सिक्के। इनकी बात करें तो ये मालव जाति उस समय मौर्य, कुषाण, ठीक भाई, गुप्त आदि की अधीनता में रहती थी। तो यहाँ पे जो ये ठीक भाई मालव गण के जो सिक्के हैं, तो पहले तो हम बात करें मालव जाति। ये जो मालव जाति है किनके शासनकाल में रहती थी भाई? मौर्य के, कुषाण के, गुप्त आदि के अधीन ये रहती थी। ठीक भाई। इनके सिक्के रेड टोंक, ठीक भाई, भाई ये मालव जाति द्वारा बनाए गए सिक्के हैं। ठीक भाई। इनके सिक्के रेड टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़ है, सवाई माधोपुर, पूरी राजस्थान में हजारों की संख्या में ये मिलते हैं। ठीक भाई। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, मालव गण के जो सिक्के हैं वो कौन बनाते थे भाई? मालव जाति के लोग बनाते थे, जो किनके किनके अधीन कार्य करते थे? मौर्य, कुषाण और गुप्त आदि शासकों के अधीन कार्य करते थे। ठीक भाई। इस पर कहीं कहीं तो आपको मालवा नाम जे, अथवा मतलब मालव सेनापतियों के नाम, जैसे इसमें मापे, ठीक भाई, मजूप, मापे जे, ठीक भाई, मगजस अंकित रहता था। जो यहाँ पे है, जो मालव के जो सेनापति हैं, ठीक भाई, मालव के जो सेनापति हैं, इनके नाम कहीं कहीं इन सिक्कों पर भी मिलते थे। इनका समय ईसा पूर्व दूसरी सदी से ईसा पूर्व दूसरी सदी तक, ठीक भाई, ये इनका समय काल रहा है। देखो देखिए बात करते हैं, तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कौन से मालव सेनापतियों के कौन से नाम इस पे अंकित थे। तो ये 4 नाम है, ये याद रख लेना। और आपको तो ये ध्यान रखना है, मालव जाति के द्वारा बनाए जाते थे। जो मालव जाति है ये किनके अधीन का रहती थी भाई? कौन से साम्राज्य? मौर्य, कुषाण और गुप्त, ठीक भाई, आदि साम्राज्यों के। अब देखो बात करें सेनापति मुद्राएं। सेनापति मुद्राएं आपको देखो रेड टोंक है से 6 सेनापति मुद्राएं प्राप्त होती है, जिसमें 5 चौकोर और 1 गोल प्राप्त होती है। देखो 6 सेनापति मुद्राएं प्राप्त होती है, जिसमें तो 5 तो चौकोर है और 1 क्या है भाई? गोल है। इन पर ब्राह्मी लिपि में यहाँ पे वच घोष, ठीक है, वच घोष क्या है? अंकित है, वच घोष अंकित है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, वच घोष किस मुद्रा पे अंकित मिलेगा आपको? सेनापति मुद्राएं पे, जो रेड टॉप में मिली थी। मित्र मुद्राएं, ठीक भाई, मित्र मुद्राएं की बात करें तो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से इन मुद्रों पर, ठीक भाई, इसके समय काल उस दूसरी शताब्दी से इन मुद्राओं पर सूर्य मित्र, ठीक भाई, ब्रह्म मित्र, ये मित्र मुद्राएं हैं, दुरो मित्र आदि नाम अंकित थे। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, मित्र मुद्राएं हैं। पहले तो समय काल है इसका दूसरी शताब्दी है ईसा पूर्व, ठीक भाई, दूसरी शताब्दी के ये सिक्के हैं।
और इस पर कौन से नाम अंकित हैं? सूर्य मित्र, ब्रह्म मित्र, ठीक भाई, ध्रुव मित्र, ठीक भाई, ये आदि नाम इसके ऊपर क्या है? अंकित है, इसलिए हम इनको मित्र मुद्राएं कहने लग गए, ठीक भाई। देखो भाई आगे चलते हैं। राजनीय सिक्के, कौन से? राजनीय सिक्के। पूरी राजस्थान में राजनीय अंकित किए हुए सिक्के मिले हैं, ठीक भाई, जो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के हैं। ये सिक्के गण मतलब एक जाति है, गण एक जाति है भाई, द्वारा तैयार किया गया था। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, जो राजनीय सिक्के हैं ये कौन सी जाति तैयार करती थी भाई? गण जाति के लोग इसको तैयार करते थे, इतनी बात ध्यान रखोगे। और ये ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के सिक्के हैं। पहले बात तो ये ध्यान रखोगे, दूसरी बात ये, ठीक भाई। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, इन सिक्कों के अगर भाग, आगे के भाग पर मनुष्य की मूर्ति अंकित है और उन पर खरोष्टी में यहाँ पे राजनीय जन, ठीक भाई, राजनीय जनपदस लिखा हुआ है। तो आप देखोगे जो आगे का भाग है उस पर तो मनुष्य की मूर्ति लिखी है, अंकित है, और उस पर क्या लिखा हुआ है भाई? खरोष्टी भाषा में राजनीय जनपदस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक भाई। देखो बात करते हैं आगे। इसके पृष्ठ भाग पर नंदी की आकृति भी है। किसकी आकृति है भाई? नंदी की आकृति भी है। तो आपको ये तीन बातें ध्यान रखनी है भाई, ठीक भाई, ये वाली, ओके। तो हम बात करें योद्धेय सिक्के। योद्धेय सिक्के मतलब कहीं कहीं वीर योद्धाओं के बारे में बात करेंगे हम। राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भाग में योद्धेय सिक्के काफी संख्या में मिलते हैं। कौन सी? उत्तरी और पश्चिमी डायरेक्शन में, ठीक भाई, बीकानेर वाली डायरेक्शन होगी आपके सामने। हाँ, जिनका समय ईसा पूर्व 400 वर्ष से गुप्त साम्राज्य के पतन तक का माना जाता है। तो ये 400 ईसा पूर्व से गुप्त साम्राज्य के पतन तक इसका समयकाल माना जाता है योद्धेय सिक्के का। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के सिक्कों पर भाई, दूसरी शताब्दी के सिक्के हैं, इसमें योद्धेय सिक्के हैं जिस पर हम नंदी मतलब वृषभ और स्तंभ मतलब यूप की आकृति मिलती है। मतलब नंदी की आकृति मिलती है, वृषभ है ये, और स्तंभ मतलब यूप की आकृति मिलती है। और उन पर ब्राह्मी लिपि में यहाँ पे योद्धेय या नाम, ठीक भाई, बहुधान के नाम यहाँ पे अंकित हैं। देखो बात करते हैं योद्धेय गणराज्य के जो सिक्के हैं ये कहाँ पे सांबर व नोहे नामक खेड़ों के स्थान से मिले थे। सांबर और नोहे नामक खेड़ों के स्थान से ये प्राप्त होते हैं। तो आपको तो ये सबसे पहले योद्धेय जो सिक्के हैं इनका समय काल ध्यान रखना है। ये 400 ईसा पूर्व से जो गुप्त साम्राज्य इनका पतन होता है तब तक का है। और दूसरी बात है भाई, इनके जो दूसरी शताब्दी है, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के सिक्कों पर यहाँ पे नंदी और स्तंभ की आकृति मिलती है। और यहाँ पे ब्राह्मी लिपि में, ठीक भाई, योद्धेय यानाम और बहुधान के यहाँ पे नाम अंकित हैं। और योद्धेय गणराज्य के जो सिक्के हैं यह सांबर और नोह नामक के खेड़ों के स्थान से प्राप्त होते हैं भाई। देखिए भाई आगे बढ़ते हैं। नगर मुद्राएं, कौन सी? नगर मुद्राएं। देखो कौन सी है ये नगर मुद्राएं? नगर या करकोट नगर, इसको हम नगर बोले या शॉर्टकट में नगर बोल देते हैं, वैसे करकोट नगर है ये। नगर मुद्राएं या नगर या, ठीक भाई, करकोट नगर टोंक से अंग्रेज अधिकारी कौन सा है? कार्लाइल को यहाँ पे 6000 तांबे के सिक्के मिले थे। तो आपको ये अंग्रेज अधिकारी का नाम भी ध्यान रखना है भाई। आपको जो नगर मुद्राएं हैं, कारकोट नगर है जो टोंक से है, वहां से एक अंग्रेज अधिकारी है, ठीक भाई, कार्लाइल को यहाँ पे 6000 तांबे के सिक्के मिलते हैं। और माना जाता है इस स्थान पर मालव गण की टकसाल रही है। किसके? मालव गण की यहाँ पे टकसाल भी रही है। ये सिक्के संसार में प्राप्त सिक्कों में सबसे हल्के और छोटे हैं। संसार में जितने भी सिक्के प्राप्त हुए हैं ना भाई, उनमें सबसे ये हल्के भी हैं और सबसे छोटे आकार के भी है ये सिक्के, ठीक भाई। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। जिन पर दूसरी सदी ईसा पूर्व से, देखो दूसरी सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईसा पूर्व की ब्राह्मी लिपि में, यहाँ पे ब्राह्मी लिपि में 4000 मालव सरदारों के नाम भी अंकित, ठीक भाई, 40 मालव सरदारों के नाम भी इसके ऊपर क्या है भाई? अंकित हुए हैं। बात करें हम आगे रंग महल के उत्खनन से। देखो रंग महल के उत्खनन से जो सिक्के प्राप्त होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। रंग महल हनुमानगढ़ में है, ठीक भाई। हनुमानगढ़ से यहाँ पे कुल 105 तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं।
ठीक भाई, जिसमें अधिकांश के चिन्ह नष्ट हो गए हैं। उनमें से कुछ सिक्कों पर आप देखोगे श्री बीवर ने अध्ययन किया था। ठीक भाई, अधिकांश भाग तो इनका नष्ट हो गया था, लेकिन इनके कुछ सिक्कों का श्री बीवर ने अध्ययन किया था। तो एग्जाम में तो ये पूछा जाता है भाई, हनुमानगढ़ से कौन से सिक्के प्राप्त हुए थे? रंगमल के सिक्के, क्योंकि ये रंगमल स्थान से प्राप्त होते हैं। और इनका अध्ययन कौन करता है भाई? श्री बीवर। ठीक भाई, बीवर ने इसका क्या किया था भाई? अध्ययन किया था। श्री बीवर ने इसका अध्ययन किया था। और यहाँ पे कुषाणोत्तर काल के माने जाते हैं ये, और ये सिक्के कौन से काल के माने जाते हैं भाई? कुषाणोत्तर काल के सिक्के माने जाते हैं, ये ध्यान रखोगे इसके अंदर बात करें। और उन्हें हम किस नाम से, इन सिक्कों को किस नाम से जानते हैं भाई? मुरडा के नाम से भी जानते हैं। बात करें इनमें से कुछ कुछ ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के हैं, कुछ सिक्के ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के हैं, और पंचमार्क और घन मुद्राएं हैं यहाँ पे। बात करें इनमें से एक सिक्का है जो कनिष्क प्रथम का भी रहा है। इसके अंदर एक सिक्का ऐसा भी मिला है जो शासक कनिष्क प्रथम का भी इसके अंदर सिक्का मिला है, जिसे जिसे भाले पर झुकता हुआ लंबे कोट और वेदी सहित अंकित किया गया है। देखो, जो कनिष्क प्रथम का सिक्का मिला है, जिसे भाले पर झुकता हुआ लंबे कोट और वेदी सहित अंकित किया गया है। ठीक भाई, बात करें इस तरह हविक्स, ठीक भाई, वाजिक्स, कनिक्स तृतीय, ठीक भाई, मुरडा की मुद्राएं अपने अपने चिन्हों सहित पाई गई हैं। ये आदि शासक है जिनके ये मुद्राएं पाई गई हैं। इन मुद्राओं के अध्ययन से प्रतीत होता है कि यहाँ पे रंगमहल का क्षेत्र कनिष्क तृतीय के काल में, ठीक भाई, अधिवासित हो गया था, मतलब अधिवासित हो गया था, विकसित हो गया था ये। इसे यह भी अनुमान किया जा सकता है ये क्षेत्र ईसा की द्वितीय शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक बसा रहा है। ठीक भाई, हाँ, ठीक भाई, अधिवासित का मतलब नष्ट हो गया था। देखो, बात करेंगे हम तो भाई इसमें आपको रंगमहल के जो है ये उत्खनन से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनको हम मुरडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक भाई, तो ये हनुमानगढ़ से 105 तांबे के सिक्के मिलते हैं। और इनका अध्ययन कौन करता है भाई? श्री बीवर ने इनका अध्ययन करते हैं। ये कौन से काल के माने जाते हैं भाई? कुषाणोत्तर काल के माने जाते हैं। ठीक भाई, जिन्हें हम मुरना के नाम से जानते हैं। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, एक सिक्का कनिष्क प्रथम का भी मिला है। और देखो ये इसके ऊपर आप देखोगे जो कनिष्क प्रथम है उसको किस आकृति में दर्शाया गया है? भाले पर झुकता हुआ लंबे कोट में है, भाले पर झुकता हुआ लंबे कोट और वेदी सहित अंकित किया गया है। ठीक भाई, आगे बात करते हैं हम। इन मुद्राओं के अध्ययन से हमें यह प्रतीत होता है कि रंगमल क्षेत्र, ठीक भाई, रंगमल का जो क्षेत्र है कनिष्क तृतीय काल में अधिवासित हो गया था। ठीक भाई, लुप्त हो गया था। बात करेंगे और इनकी शताब्दी कौन सी होगी? एक तो कुषाणोत्तर काल हो गया और एक दूसरी शताब्दी से ये छठी शताब्दी तक माना जाता है इसका समय काल। देखो, बात करते हैं हम आगे। बेराट के उत्खनन से प्राप्त मुद्राएं, बेराट के उत्खनन से प्राप्त मुद्राएं कौन सी हैं? बेराट जयपुर है के उत्खनन से बौद्ध व्यवहार के अवशेष मिलते हैं। ठीक भाई, जिसके चौथे कमरे में एक मिट्टी के भांड में एक कपड़े में बंधी हुई कुल 36 मुद्राएं, जिनमें 8 पंचमार्क चांदी की है और 28 इंडो ग्रीक की है और एक यूनानी मुद्राएं हैं। ठीक भाई, हाँ, तो ग्रीक और यूनानी मुद्राएं हैं। 28 जो मुद्राएं हैं उनमें से कुछ इंडो ग्रीक है और कुछ यूनानी मुद्राएं हैं। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, बेराट से उत्खनन मुद्राएं हैं। बेराट आपका जयपुर वाला क्षेत्र हो गया। ठीक भाई, उत्खनन से यहाँ पे बौद्ध व्यवहार के अवशेष मिलते हैं। देखो, बौद्ध व्यवहार के अवशेष मिलते हैं। जब उन अवशेषों को खंगाला जाता है तो वहां पे के उसके चौथे कमरे में एक मिट्टी के भांड में एक कपड़े में बंधी हुई 36 मुद्राएं मिलती हैं। ठीक भाई, जिसमें 8 तो पंचमार्क चांदी की मुद्राएं होती हैं और जो 28 होती है वो इंडो ग्रीक और यूनानी मुद्राएं होती है। इन 28 मुद्राओं में से देखो, 28 में से देखो ये 28 है, 28 में से 16 मुद्राएं तो यूनानी शासक, ठीक भाई, मिंडेर का होना इस बात का प्रमाण देती है। देखो, यूनानी शासक है एक मिंडेर, जिसमें से 28 मुद्राएं हैं, जिसमें से 16 मुद्राएं तो ऐसी है जो केवल मिंडेर, जो यूनानी शासक है मिंडेर का होना उसके बारे में बताती है भाई। ठीक भाई, और कि बेराट यूनानी शासकों के अधिकार में था। तो भाई जो इसमें से जो 28 में से 16 मुद्राएं तो ये बताती है बेराट के ऊपर यूनानी शासकों का अधिकार था। कौन से शासकों का?
ठीक भाई, मिंडेर का। इन मुद्राओं से स्पष्ट ये होता है कि बीजक की जो पहाड़ियां हैं, बीजक की पहाड़ियां पर बौद्धियों के निवास स्थान भी थे। वे 50 ईस्वी तक बने रहे हैं। ठीक भाई, तो बीजिक की पहाड़ियां पर बौद्ध के निवास स्थान भी रहे हैं। तो ये सारी बेराट के जो मुद्राएं निकलती हैं वहां से हमें पता चलता है भाई। सांबर, देखो हम बात करें हम अब सांबर के उत्खनन से प्राप्त मुद्राएं। सांबर आपको पता है जयपुर वाला क्षेत्र हो गया। उत्खनन से यहाँ पे 200 सिक्के मिलते हैं, जिसमें से 6 तो चांदी के पंचमार्क सिक्के मिलते हैं। इसके अलावा 6 तांबे के इंडो, ठीक है, ये पहले भी आए थे सिक्के, इंडो सेसनियम मुद्राएं भी, सेसनियम मुद्राएं भी मिलती हैं, और एक हवीस की मुद्राएं भी मिलती हैं। ठीक भाई, तो हम बात करेंगे इस तरह है चांदी की यहाँ पे इंडो ग्रीक मुद्राएं जो एंटिम कोजनिक, ठीक भाई, एंटिम कोजनिक फोरस नामक यूनानी की भी मिलती है। आगे बात में तो कहीं ना कहीं आपको ये भी पता चलेगा यहाँ पे लगभग आप देखोगे यूनानी शासकों का अधिकार रहा है यहाँ पे, सांभर हुआ, बेराट हुआ। ठीक भाई, तो ये दर्शाती है जो प्रारंभ स्तर पर काल को निर्धारण करती है। यहाँ से कुछ योद्ध मुद्राएं भी मिलती हैं। ठीक भाई, जो संभवतः रोहतक से आई है। कहाँ से आई है भाई? रोहतक से आई है। इन मुद्राओं से एक योद्ध मुद्रा है जो बहुत छोटी है और बड़े महत्व की है। और इस पर 2 पंक्तियों में यहाँ पे ब्रह्मा लिपि में यहाँ पे बबूधना, 2 पंक्तियों में यहाँ पे बबूधना और घन अंकित नाम अंकित मिलते हैं। ठीक भाई, तो आपको ये ध्यान रखना है सांबर से जो उत्खनन से प्राप्त जो मुद्राएं होती है, यहाँ से 200 सिक्के होते हैं, जिनमें से 6 तो चांदी के पंचमार्क होते हैं और 6 तांबे की इंडो सेसनियम मुद्राएं मिलती हैं, और एक हवीस की मुद्राएं मिलती है। तो आप ये ध्यान रखना है हवीस की मुद्रा कहाँ से मिली है, ये ध्यान रखोगे। एक हवीस की मुद्राएं मिलती हैं। इस तरह चांदी की इंडो ग्रीक मुद्राएं, जिसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, 2 नाम याद रख लेना भाई, एंटिम कोजनिक फोरस नामक यूनानी शासक की भी मिलती है। तो पूछ लिया जाता है एग्जाम में भाई, एंटिम कोजनिक फोरस नामक की जो मुद्राएं हैं कहाँ से मिलती है भाई? सांबर से मिलती है। और एक हवीस की मुद्राएं हैं कहाँ से मिलती है भाई? सांबर से मिलती है। 2 ही बात ध्यान रखोगे। ठीक भाई, ओके। देखो भाई आगे चलते हैं, फिर बात ऐसे करते हैं आगे बढ़ते हुए कुषाण सिक्के। कुषाण सिक्कों के बारे में अगर बात करें तो ये कुषाण वंशीय शासक कौन सा है भाई? भीम कदफिस। भीम कदफिस ने सर्वप्रथम यहाँ पे, भीम कदफिस ने सर्वप्रथम भारत में यहाँ पे सोने का सिक्का तैयार करवाया था। तो पहले तो बात है यहाँ से हमें पता चलता है भाई, अगर पूछ लिया जाए भाई भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने तैयार करवाया था, ठीक भाई, सोने के सिक्के की प्रचलता किसने बनाई थी? तो भारत में सोने का सिक्का तैयार किसने करवाया था? सर्वप्रथम बात करें तो वह है भीम कदफिस, जो किसका है भाई? कुषाण वंशीय शासक था, जो भारतीय मुद्रा शास्त्र की महत्वपूर्ण घटना है। ठीक भाई, राजस्थान में कुषाण शासकों के सोने और तांबे के सिक्के भी मिलते हैं। ठीक भाई, ये खेतड़ी हुआ, ठीक भाई, जमरा रामगढ़ हुआ, ठीक भाई, जमवा रामगढ़ जयपुर वाला, ठीक भाई, बीकानेर आदि के अंदर यहाँ पे कुषाण सिक्के मिलते हैं। तो आप देखोगे जो कुषाण सिक्के हैं तो ये सोने के मिलेंगे ज्यादातर और तांबे के मिलेंगे। बात करें हम गुप्तकालीन सिक्के, गुप्त काल के जितने भी सिक्के हैं उनके बारे में हम बात करते हैं भाई। भरतपुर के यहाँ पे नगला छेल नामक ग्राम से, ये ध्यान रखना है, नगला छेल नामक, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, सीधा सीधा पूछा जाता है भरतपुर से कौन से सिक्के प्राप्त हुए हैं? गुप्तकालीन सिक्के। आप ऐसे भी पूछ लिया जाता है जो गुप्तकालीन सिक्के हैं ये कौन से गांव से प्राप्त हुए थे भाई? नगला झेल नामक ग्राम से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सोने के लगभग 1800 सिक्के प्राप्त हुए हैं। उनमें से सर्वाधिक सिक्के किसके भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो इस पे आप देखोगे जो गुप्तकालीन सिक्के हैं ये किनके प्राप्त हुए हैं भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय के काल के माने जाते हैं। अन्य सिक्कों में हम आप देखोगे कुमारगुप्त प्रथम, ठीक भाई, और समुद्रगुप्त के सिक्के भी यहाँ पे मिलते हैं। इनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, ये भी ध्यान रखोगे, इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। और ऐसा अनुमान किया जाता है कि यहाँ पे 540 ईस्वी के बाद यहाँ पे हुणों के आक्रमण के कारण, यहाँ पे हुण ने आक्रमण किया था, आक्रमण के कारण इस खजाने को जमीन में गाड़ दिया गया था। जब आपको पता है हुण शासक जब आक्रमण करते हैं तो इस खजाने को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। ठीक भाई, हाँ,
तो हम बात करते हैं इन सिक्कों के चंद्रगुप्त प्रथम के। देखो चंद्रगुप्त प्रथम के तो 10 सिक्के मिलते हैं, लेकिन समुद्रगुप्त प्रथम के 173 सिक्के मिलते हैं। ठीक भाई, काचगुप्त के 15 और चंद्रगुप्त द्वितीय के 961 सिक्के मिलते हैं। कुमारगुप्त प्रथम के 623 सिक्के मिलते हैं। और स्कंदन गुप्त के ठीक भाई कितने सिक्के मिलता है भाई, एक सिक्का मिलता है। और 5 सिक्के खंडित अवस्था में मिलते हैं, जिसकी हम पता नहीं कर सकते हैं। ठीक भाई, तो भाई ये हुआ इसका गुप्तकालीन समर सिक्कों की बात की है। ये केवल भरतपुर के नग ठीक भाई नगला छेल नामक गांव से प्राप्त होते हैं। जो इनमें से सर्वाधिक सिक्के आप देखोगे, हमने पढ़ा था सर्वाधिक सिक्के आप चंद्रगुप्त द्वितीय के देखोगे। देखो यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के 961 सिक्के प्राप्त हुए थे। तो आप तो ये ध्यान रखना है गुप्तकालीन सिक्कों में किन के सिक्के थे। पहले तो बात है भरतपुर से ये प्राप्त हुए थे। दूसरी बात आप तो ये ध्यान रखोगे ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और इसमें इन सिक्कों में कुमारगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त देखिए बात करते हैं इसमें। दूसरी बात देखो, एक तो बात ये ध्यान रखोगे, दूसरी बात ये, तीसरी बात आप ये ध्यान रखोगे इसमें कौन से शासकों के सिक्के प्राप्त हुए थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के मिले थे, समुद्रगुप्त के मिले थे, ठीक भाई, काचगुप्त के मिले थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के भी मिले थे, कुमारगुप्त प्रथम के भी सिक्के मिले थे और स्कंदन गुप्त के सिक्के भी मिले थे। ठीक भाई, राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा ठीक भाई यहाँ पे जो भेड़ है, टोंक जिले का जो भेड़ है ठीक भाई रेड के निकट है यहाँ पे। यहाँ से देखो एक तो टोंक से भी 6 सिक्के प्राप्त हुए, 6 गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं भी प्राप्त हुई है। ठीक भाई, जिनके बारे में अनुमान किया जा सकता है या तो ये इस भाग पर गुप्तों का अधिकार रहा होगा या व्यापारिक प्रक्रिया के द्वारा ये यहाँ पे आ गई है। देखो अधिकतर सिक्के यहाँ पे थे, तो हम तो अलवर देखो भरतपुर है, तो हम ऐसे देखो मेवाड़ से तरी तो है। ठीक भाई, तो हम ऐसे मानते हैं यहाँ पे गुप्तकालीन शासकों का अधिकार रहा होगा, या फिर हम ऐसे मानेंगे देखो यहाँ पे तो था ही। अब देखो भेड़ के अंदर भी यहाँ पे मिलता है, टोंक के अंदर भी, तो हम ऐसे भी मान सकते हैं कहीं कहीं यहाँ पे गुप्तकालीन शासक है। ठीक भाई, यहाँ पे अधिकार रहा होगा, या फिर हम ऐसे मान सकते हैं भाई जब मुद्राएं चली है तो व्यापार के लिए व्यापारी भी लेके आ सकते हैं ना भाई, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है। राजस्थान में गुप्तकालीन सिक्के यहाँ से आपको पता है नगला छेल से प्राप्त होते हैं, भरतपुर के नगला छेल से, और भेड़ टोंक से प्राप्त होते हैं, अजमेर के अहड़ा से होता है, और मोराली व सांबर से जयपुर से भी प्राप्त होते हैं। ठीक भाई, सुखपुरा और रेड टोंक से भी ये प्राप्त होते हैं। ये निम्न क्षेत्र है जिससे यहाँ पे आपके गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त होते हैं। सांबर के यहाँ पे नालिया सर की रजत मुद्राएं, ठीक भाई, सांबर के नालिया सर की जो रजत मुद्राएं में से जो कुमारगुप्त प्रथम की है, तो आपसे पूछ लिया जाता है कुमारगुप्त प्रथम की मुद्राएं कहाँ से मिलती है, सांबर के। ठीक भाई, नालिया सर की जो रजत मुद्राएं हैं वो कुमारगुप्त की मुद्राएं हैं। ठीक भाई, जिन पर मयूर की क्या है भाई आकृति बनी है। कौन सी आकृति, किसकी आकृति बनी है भाई, मयूर की आकृति बनी हुई है। तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है जो कुमारगुप्त है उनकी मुद्राओं पर किसकी आकृति बनी है, तो मोर की आकृति बनी हुई है। प्रमाणित होता है कि उस समय स्वामी कार्तिक की पूजा लोकप्रिय थी। देखो इनकी मुद्रा से, कुमारगुप्त प्रथम है, इनकी मुद्रा पर मयूर की आकृति बनी है। तो यहाँ से हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई उस समय स्वामी कार्तिक की पूजा हुआ करती थी। ठीक भाई, हम आगे बात करते हैं भाई आदि। देखो गुज्जर प्रतिहारों के सिक्के की बात करें भाई, गुज्जर प्रतिहार के जितने भी सिक्के हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं आदि वराह शैली के जो सिक्के हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक भाई, गुज्जर प्रतिहारों की सिक्के पर हम ठीक भाई सेसेनियम शैली का प्रभाव देते हैं। ठीक भाई, सेसेनियम शैली का प्रभाव नजर आता है। ये सिक्के तौल आकार शैली में सेसेनियन सिक्के से मिलते जुलते हैं और ये सिक्के अधिकांश तांबे मिश्रित चांदी से हैं। हर इन सिक्कों के अगर भाग में आपको तो ये ध्यान रखना है, अगर भाग में सेसेनियम यज्ञ कुंड और श्री मदादित वराह नागरी में अंकित लिखा गया है। ठीक भाई, देखो इसके आगे के भाग में यहाँ पे सेसेनियम यज्ञ कुंड है और एक वर्ड लिखा है श्री मदादी। मदादी जो कौन सी भाषा में भाई, वराह, ठीक, वदादी नागरी भाषा में लिखा है। ठीक भाई, श्री मदादी वराह लिखा हुआ है, जो कौन सी भाषा में है भाई, नागरी भाषा में लिखा हुआ है, ये ध्यान रखोगे। लेकिन फर्स्ट भाग में सूर्य चक्र और वराह की पूजा, ठीक भाई, वराह की मूर्ति बनी रहती है और ऐसे सिक्कों को हम आदि वराह कहते हैं।
क्योंकि इस पे देखो, आप देखोगे यहाँ पे सूर्य चक्र भी बना हुआ है और वराह की मूर्ति भी बनी हुई है, ये इसलिए इसको हम आदि वराह शिला के नाम से जानते हैं भाई। ठीक भाई। बात करें हम गदिया, गदिया सिक्के, कौन से सिक्के भाई? गदिया सिक्के जो मारवाड़ में गुर्जर प्रतिवारों द्वारा, मारवाड़ में, पहले बात तो है मारवाड़ में गुर्जर प्रतिवारों द्वारा प्रचलित किए गए तांबे के जो सिक्के हैं मिलते हैं। ठीक भाई। ये जो गदिया सिक्के हैं ये कौन से सिक्के हैं, किसके बने होते हैं भाई? तांबे के सिक्के हैं। ठीक भाई। बात करते हैं इन पर राजा के आधे शरीर का चिन्ह मिलता है और यज्ञ कुंड भी यहाँ पे बना हुआ है, परंतु ये चिन्ह अस्पष्ट होने के कारण गधे के मुंह जैसा दिखाई देता है। देखो देखिए होता क्या कि भाई इसमें राजा के आधे सिर का चिन्ह दिखता है, आधे सिर का, देखो आधे खोपड़ी कट जाती है ना, ऐसी फट जाती है, तो आधे सिर का चिन्ह दिखता है और यज्ञ कुंड दिखता है। देखो आधे सिर का चिन्ह दिखने से होता है क्या कि ये गधे के मुंह के समान लगता है, इसलिए हम गधे सिक्के कहते हैं, इन्हें हम गदिया सिक्के कहते हैं। ये 11वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक ये प्रचलित थे गदिया सिक्के। आदि वराह द्रम सिक्के। ठीक भाई। बात करें ये कनौज के जो शासक है, कनौज के जो शासक है महिर भोज, कनौज के जो शासक महिर भोज और ये विनायक कपाल, ठीक भाई, विनायक कपाल द्वारा यहाँ पे ये प्रचलित सिक्के हैं जो राजस्थान में पाए गए हैं, इन्हें हम आदि वराह द्राम कहते हैं, द्रम कहते हैं। तो आपको तो ये ध्यान रखना है आदि वराह द्रम सिक्के किनके हैं भाई? तो ये कनौज के जो शासक हैं महिर भोज और विनायक कपाल, इनके ये सिक्के हैं। ठीक भाई, द्वारा प्रचलित किए गए हैं। बात करें हम चौहानों की सिक्के, बात करें हम चौहानों के सिक्के, बात करें ये द्रम, ठीक भाई, विसोपक और रूपक दिनार, राजस्थान में ये 11वीं से 13वीं शताब्दी के ये हैं जो सांबर में अजमेर जालौर नाडोल के चौहान शासकों के कई चांदी और तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं। चौहानों के शिलालेख में इनके लिए, चौहानों के शिलालेख में इनके लिए द्रम, ठीक भाई, ठीक भाई, और विसोम विसोम्पक और रूपक और दिनार आदि नामों का प्रयोग किया गया है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है चौहानों के ये जो सिक्के हैं, पहले तो बात है ये कहाँ के हैं, कौन सी शताब्दी के हैं? 11वीं से 13वीं शताब्दी के ये सिक्के हैं और ये अजमेर, ये सांबर अजमेर जालौर नाडोल के इस चौहानों के शासकों के ये सिक्के हैं और जिन पे हम देखते हैं आदि नाम लिखे हैं धर्म, ठीक भाई, विसोम्पक रूपक दिनार आदि नाम अंकित किए गए हैं। इन सिक्कों पर नागरी लिपि में, यहाँ पे नागरी भाषा में यहाँ पे विसल देव धर्म, ठीक भाई, विसल देव धर्म, ठीक भाई, अजय देव धर्म, ठीक भाई, अजय प्रिय रूपक आदि नाम अंकित किए गए हैं। चौहानों के सिक्के में यहाँ पे अजय देव, सोमदेव, ठीक भाई, पृथ्वीराज तृतीय आदि सिक्के बड़े प्रसिद्ध हैं। बात करें सोमेश्वर के सिक्के पर एक तरफ बेल है, देखो जो सोमेश्वर के सिक्के हैं वहां के एक तरफ तो बेल है लेकिन दूसरी तरफ उनका नाम, दूसरी ओर उनका नाम अंकित है, ठीक भाई, शासकों की। अब बात करें हम अजय देव के सिक्कों पर, देखो देखिए सोमे अजय देव के सिक्कों पर एक तरफ तो क्या है लक्ष्मी जी का चिन्ह है लेकिन दूसरी तरफ अजय देव खुदा हुआ है। तो आप देखोगे, देखो जो जितने भी सिक्के हैं सोमेश्वर के सिक्के हैं उनके एक तरफ तो बेल बेल का चिन्ह बना हुआ है लेकिन दूसरी तरफ शासकों के नाम लिखे हुए हैं। लेकिन आप देखोगे अजय देव, उनकी सिक्के पर एक तरफ तो लक्ष्मी जी का चिन्ह बना हुआ है, दूसरी तरफ अजय देव खुदा हुआ है, ठीक है। मोहम्मद गौरी के जो सिक्के हैं, बात करें हम पृथ्वीराज तृतीय की पराजय के बाद, पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी के सिक्के की बात करें, मुगल शासक, बात करें पृथ्वीराज तृतीय की पराजय के बाद यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने चौहान सिक्के के अनुरूप, चौहान सिक्के के अनुरूप यहाँ पे, ठीक भाई, देवनागरी में अपना नाम मोहम्मद बिन शाम अंकित करवाकर सिक्के चलवाए थे। तो आपको देखो ये सिक्के मोहम्मद गौरी के सिक्के हैं, तो भाई ये सिक्के इतिहास काल को बताते हैं भाई पृथ्वीराज जो तृतीय हैं उनकी पराजय के बाद यहाँ पे जो मुगल शासक है मोहम्मद गौरी ने चौहानों के अनुरूप, जो चौहानों के सिक्के हैं उन्हीं के अनुरूप यहाँ पे देवनागरी भाषा भी ध्यान रखोगे, देवनागरी में अपना नाम मोहम्मद बिन शाम अंकित करवाकर सिक्के चलवाते हैं जिससे वह आमजन में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक भाई। मुस्लिम शासक होते हुए भी उसने उन सिक्कों पर नंदी को अंकित किया है, देखो, क्योंकि आम जनों से, देखो यहाँ के जो लोग हैं उनसे कनेक्ट होना था ना भाई, तो इसलिए इसने अपने नाम से सिक्के चलवाए थे, लेकिन अपने नाम से सिक्के चलाते थे कोई यूज में ही नहीं लेता था।
तो इसलिए इसने नंदिका, मुस्लिम होते हुए भी नंदिका इस पे आपको चित्र दिखाई पड़ता है। इसके अलावा इसके पृष्ठ भाग पर देवनागरी में यहाँ पे हमीर शब्द भी अंकित होता है। ठीक भाई, दो शब्द दिखेंगे, हमीर और नंदी। तो ये दोनों वर्ड है, ये दोनों आपको मोहम्मद गौरी के सिक्के के अंदर मिलेंगे भाई। ठीक है भाई। भाई हमारा जो ये जो प्रमुख सिक्के और मोहरे थे, तो भाई इसका आधा पार्ट तो कंप्लीट हो गया है और कल इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सभी से दरख्वास्त रहेगी भाई, जाते जाते आप क्लास को लाइक और शेयर कर दिए जाए। ठीक भाई, कम से कम मैं आपको बोलता हूँ हर क्लास को 10 लोगों के पास शेयर कर दिया जाए। और जो नए साथी हैं भाई वो हमारे चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लिया जाए। ठीक भाई, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय। ठीक भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।